ज़ीशान और सिकंदर बहुत ही होनहार बच्चे हैं। दोनों के घर एक ही गली में हैं। दोनों ने इस बार स्कूल में होने वाली खेलकूद की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मन बनाया है। इसके लिए वे रहीम चाचा से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। रहीम चाचा अपने समय के नामी धावक रहे हैं। जब वे चाचा के पास अपनी बात लेकर गए तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहले अपने शरीर की पेशियों और अस्थियों का अध्ययन करने के लिए कहा। उसके बाद ही वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पढ़ाई करके दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। चाचा, हम दोनों ने अच्छे से अस्थियों और पेशियों का अध्ययन कर लिया। अब तो आप हमें प्रशिक्षण देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करता हूँ, तुम जवाब देना। ठीक है चाचा, आप पूछिए। एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर सीधा कैसे खड़ा रह पाता है? चाचा जी, हमारा शरीर अस्थियों के मजबूत ढांचे और पेशियों की सहायता से सीधा खड़ा रह पाता है। सही। अच्छा, अब ये बताओ, हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? चाचा जी, हमारा शरीर और उसके अंग गति करने के लिए पेशियों का प्रयोग करते हैं। हमारी बहुत सी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां सिकुड़कर अस्थियों को गतिमान बनाती हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। चाचा जी, ये भाग समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी पेशियां केवल सिकुड़कर अस्थियों को खींच सकती हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति में लाने के लिए कम से कम 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके इससे अपनी छाती स्पर्श करूं, तो मेरी भुजा की अगली पेशी फूल जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ गई है। और अगर मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊं, तो अगली पेशी शिथिल हो जाएगी और पिछले भाग की पेशी सिकुड़ जाएगी। शाबाश। हाथ की अगली पेशी को बाइसेप और पिछली को ट्राइसेप कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम अपने हाथ, पैर और अन्य अंगों को जोड़ों के अलावा किसी भी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम अपने अंगों को जोड़ों की जगह पर कैसे मोड़ पाते हैं? चाचा जी, हम अपने हाथ, पैरों और अन्य अंगों को वहां से मोड़ और गति में ला सकते हैं जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ी होती हैं। ऐसे जोड़ों को संधियां कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी हथेलियां शरीर के सबसे लचीले हिस्सों में से हैं, हम उंगलियों को फैला के पंजा बना सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं और इन्हें तरह तरह से हिलाकर इनके इस्तेमाल से लिख भी पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हथेली में बहुत सारी अस्थियां और संधियां होती हैं। हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियां कठोर एवं मजबूत होती हैं। ये लचीली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें मोड़ नहीं सकते। मैं आपको इस छड़ी की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं छड़ी को अपने कंधे से हाथ तक बांध लूं, तो मैं हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, ये बताओ, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? चाचा जी, हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियां होती हैं, जैसे कि कंदुक खलिका संधि, जिससे हमारे कंधों से हाथ और कूल्हों से जांघों की अस्थियां जुड़ी होती हैं। धुराग्र संधि से हमारा सर, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके अलावा हिंज संधि और अचल संधियां भी होती हैं। अब ये समझाओ कि कौन सी संधि से किस प्रकार का चलन किया जा सकता है? चाचा जी, धुराग्र संधि या पीवट जॉइंट से हम गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और हिंज संधि या हिंज जॉइंट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। हमारी कूनियों, घुटनों, उंगलियों आदि में ये संधि पाई जाती है। इन संधि वाले स्थानों का केवल एक दिशा में हिलना डुलना हो पाता है। कंदुक खलिका संधियों के स्थान पर हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति में आ पाते हैं।
हमारे हाथ और कंधों के बीच में पाए जाने वाली यह संधि हाथों को एक हद तक चारों दिशाओं में घुमाने देती है। देखिए, हम अपने पैरों को भी आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, किंतु यहाँ कंधे जितना लचीलापन नहीं होता। लेकिन चाचा जी, हर संधि गति के लिए नहीं होती, कुछ संधियाँ मजबूती के लिए होती हैं। हमारा पसली पिंजर और हमारा ऊपरी जबड़ा ऐसे ही संधियों से बना होता है। वैसे चाचा जी, अगर हम देखें तो अस्थियों और संधियों से हमारे शरीर का सबसे लचीला ढांचा बनता है, वो है मेरुदंड। देखिए किस प्रकार हम झुककर अपने हाथों से जमीन स्पर्श कर पाते हैं। लगातार अभ्यास करें तो हम पीछे मुड़कर भी जमीन को छू सकते हैं और कुछ हद तक दाएं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। अब बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ हमारे कानों की अस्थि लचीली कैसे होती हैं? चाचा जी, हमारे कानों की अस्थि काफी लचीली होती है, लेकिन और अस्थियों जितनी मजबूत नहीं होती। ऐसे ही अस्थि हमारे नाक के अगले हिस्से और संधियों में भी पाई जाती हैं। बच्चों, हमारे कानों और नाक के अगले सिरे को अस्थि नहीं उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थियां हमारी अधिकतर संधियों में भी मौजूद होती हैं। खैर बच्चों, मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए हो। कल से हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, हम कल प्रशिक्षण लेने ठीक समय पर आ जाएंगे। जीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में जीशान के मन में एक ख्याल आया। मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। जीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों न रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुंचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह 2 पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या? ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जीशान, बत्तखें ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है, बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं।
जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं। क्यों ना मछली घर चलें? जीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ हैं कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियां होती हैं, जैसे कि अरे बस, शाम हो गई। जल्दी घर चलो, नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया। अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह। सोनिया और पवन जुड़वा भाई बहन हैं। वह कुछ दिन पहले अपने मामा जी के यहाँ गए थे। कई दिन तक खूब मजे करने के बाद आज वह घर वापस आ गए। उन्हें वापस छोड़ने उनके मामा जी का बेटा पुनीत साथ आया है। पुनीत दोनों से काफी बड़ा है और कॉलेज में पढ़ता है। मस्ती करके दोनों वापस आ तो गए, पर अचानक उन्हें याद आया कि कल कक्षा में मासिक परीक्षा है। अरे सोनिया, मैं कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कल की परीक्षा में आने वाले अध्याय समझाओ ना। पवन, मैंने भी इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है। पुनीत भैया से पूछे। दोनों पुनीत के पास जाते हैं। पुनीत भैया, कल हमारी परीक्षा है और गति एवं दूरियों का मापन अध्याय से सवाल पूछे जाएंगे। आप हमें इसके बारे में बताइए ना। तुम समझाओ सोनिया, कहीं जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पवन, हम पहले दूरियों का मापन समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमें स्कूल पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं। हाँ, अगर हम दौड़ते हुए जाएं तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। साइकिल से तो और भी कम समय लगेगा। अब ये बताओ कि हम इस दूरी को और किस प्रकार माप सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे पवन, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पवन कुछ देर आंगन में इधर उधर चलता है। अच्छा, आंगन के इस कोने से उस कोने तक जाने में मुझे 20 कदम लगे और 1 सेकंड में मैंने लगभग 2 कदम चले। इस हिसाब से मुझे स्कूल पहुंचने में तकरीबन 23 या 2400 कदम लगते होंगे। शाबाश पवन, क्या तुम जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूरियों को मापते थे। अलग अलग जगहों पर भी शुरू में लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से दूरियों को मापना शुरू किया। जैसे भारत में प्राचीन काल से अंगुल यानी
अंगूठे से तितली उंगली तक की दूरी का प्रयोग किया जाता रहा है। मिस्र में लोग कुहनी से उंगलियों के छोर तक की लंबाई का उपयोग दूरी मापन के लिए करते थे। लेकिन पवन, इन सभी तरीकों में एक कमी है। सोचो क्या? शायद ये कि सभी लोगों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पुनीत भैया, आपके कदम मुझसे बड़े हैं। बहुत ठीक कहा। और पवन, जब कुछ सालों में तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंग भी बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे कदम भी। हाँ, इसलिए हमें दूरी के मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, फुट, गज आदि। हमें इन मात्रकों की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। देखो, जैसे हमारे घर और खेतों की जमीन मापी हुई है, घर की दीवारें, पलंग, पूरा मकान, सड़कों की या किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में समान हो। ये अच्छा भी है सोनिया। जब हम पहलवानी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग लेते हैं तो उसमें हमारे वजन के साथ साथ हमारा कद भी मापा जाता है और हम ज्यामिति में भी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में प्रश्न हल करते हैं, वो भी माप के अनुसार करते हैं। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये मापन के मानक मात्रकों का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। अच्छा, तुम दोनों 2 समान लंबाई की छड़ियां लाओ। दोनों वैसे ही करते जाते हैं जैसा पुनीत कहता है। ऐसे ही एक विद्वान ने एक छड़ी लेकर उसको मीटर का नाम दिया और सबको उसके बराबर की छड़ियों से लंबाई मापन करने को कहा। अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो तो 1000 छड़ियों के बराबर की दूरी को किलोमीटर कहा गया। अंग्रेजी में किलो का मतलब है 1000। और छोटी दूरी मापनी हो तो? उसके लिए तुम अगर मीटर वाली छड़ी पर 10 बराबर हिस्सों का निशान लगाओ और फिर 10वें हिस्से में फिर से 10 बराबर निशान लगाओगे तो वो सेंटीमीटर को दर्शाएगा, जिसे हम छोटी दूरियों या चीजों के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो, अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल के टायर का परिमाप मापना हो तो तुम क्या करोगे? उसके लिए मैं लट्टू की डोरी पर छड़ी वाले निशान लगा लूंगा। शाबाश पवन, तुम कल जरूर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे। पिछले भाग में पवन, सोनिया एवं पुनीत भैया ने दूरियों के मापन पर चर्चा की थी। इस भाग में तीनों गति के मापन पर चर्चा जारी रखेंगे। पवन, अब तुम्हें गति के प्रकार एवं गति के मापन के बारे में जानना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें वाहनों के विकास के बारे में क्या जानकारी है? मुझे मालूम है कि हजारों सालों पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे इंसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। पहिए के अलावा नाव के आविष्कार ने भी बहुत प्रभाव डाला। नाव के कारण पानी के आसपास बसी दुनिया की खोज करना आसान हो गया। पता है, हवाई जहाज से पहले लोग समुद्र में जहाजों से लंबी यात्रा किया करते थे। नाव की सवारी मुझे बहुत पसंद है। कितने आराम से चलती है। पानी में सड़क जैसा घर्षण नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन घर्षण आवश्यक भी होता है, नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे और आम सतह पर भी फिसलने लगेंगे। जैसे कि फर्श पर तेल या साबुन गिरा हो तब फिसलते हैं। हाँ, इसीलिए घर्षण संतुलन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो भी चलना मुश्किल होगा। नाव और पहियों के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वाहनों का विकास होता गया और अब तो हवाई जहाज तक बन चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसका हमारे अध्याय से क्या संबंध है? संबंध है। अच्छा सोनिया, तुम कैसे बताओगी कि कोई वस्तु गति में है?
नहीं पता। अच्छा, उस कुत्ते को देखो। पहले वो उस दीवार के पास था, अब उस गाड़ी के पास है। हाँ तो? जब किसी वस्तु या जीव का स्थान समय के साथ बदलता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह वस्तु या जीव गतिशील है। पर पुनीत भैया, हम इसे मापेंगे कैसे? अगर हम समय की एक मानक इकाई जैसे 1 मिनट लें तो स्थानों की दूरी में 1 मिनट में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसकी गति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक कार 1 मिनट में एक साइकिल से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि कार साइकिल से ज्यादा तेज गति से चल सकती है। भैया, क्या गति का भी मापन मात्रक होता है? हाँ, अगर कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मानक माप है किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वाह, समझ गया। पवन, मैंने पढ़ा है कि गति भी कई प्रकार की होती है, जैसे वर्तुल गति, आवर्ती गति आदि। कोई उदाहरण देकर समझाओ। वर्तुल गति का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है एक घूमता हुआ लट्टू। एक ही जगह लट्टू घूर्णन करता रह सकता है, तब वह अपना स्थान नहीं बदलता लेकिन गति में होता है। लेकिन भैया, अगर लट्टू स्थान नहीं बदलता तो वह गति में कैसे हुआ? पवन, पूरा लट्टू अपनी जगह नहीं बदलता, किंतु अगर तुम लट्टू पर मार्कर से एक निशान लगा दो तो तुम देखोगे कि वो निशान अपना स्थान बदलता है और बार बार घूमकर अपनी जगह वापस आ जाता है। घड़ी की सुइयां, पंखा आदि भी इनके उदाहरण हैं। और सोचकर देखो, हमारी धरती भी तो वर्तुल गति में है। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। भैया, मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। वो ये कि धरती तो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और लट्टू भी घूमता घूमता इधर उधर जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु एक समय पर एक से ज्यादा प्रकार की गति में हो सकती है? अरे वाह पवन, और हाँ, तुमने सही समझा। एक वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति में हो सकती है। जैसे कार का टायर आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तुम लोग खुद भी घूमते हुए इधर उधर बढ़ सकते हो। पवन, जैसे सीधी गति को मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में मापा जाता है, वर्तुल गति को चक्कर प्रति मिनट में मापा जा सकता है। वर्तुल गति के अलावा गति का एक प्रकार है आवर्ती गति। इसका उदाहरण है आगे पीछे आवर्ती करने वाला झूला। इसे हम आवर्ती प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में माप सकते हैं। इसके अलावा आवर्ती गति के कुछ और उदाहरण हैं। कपड़े सिलने वाली मशीन और ये स्प्रिंग का खिलौना जो कि आवर्ती करता है। मुझे अच्छे से समझ आ गया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया सोनिया। अब मैं कल बिना चिंता के स्कूल जाकर परीक्षा दे सकता हूँ। और अब पढ़ाई की बात खत्म करते हैं और कुछ खेलने चलते हैं।